मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये 11th क्लास की फ़िज़िक्स का कोर्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास की फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उतना मैथमेटिक्स जो हमारी फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए। तो फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी सब आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। चलिए, जैसे अगर हमारे पास क्या आ जाए, कोई फिजिक्स के क्वेश्चन में एक इस टाइप की इक्वेशन आ जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो पूछे कि टू फाइंड एक्स, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन में ए बी और सी ये तीन क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, तीन कांस्टेंट हैं, और जहां पे एक्स क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक, चलिए। दूसरी बात, अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर अगर कितनी है 2, तो इस x के 2 सॉल्यूशन आएंगे, x1 और x2। अगर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, x1 x2 और x3। मतलब जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल्स की उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, या कह सकते हैं उतनी ही x की क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी। ठीक, तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, हम तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर हम बात करें मैक्सिमम पावर किसकी, वेरिएबल x की, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, या कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी हो 2। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, मगर उस समय उसके तब भी उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर पावर मैक्सिमम 3 है तो 3 सॉल्यूशन होंगे, और मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे, और वो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। मगर एक खास बात ध्यान रखना है, जो भी मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर, इसका जो कांस्टेंट है ए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो, तो फिर उस समय इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं, कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, उस केस में फिर इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्लियर, चलिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट हैं, और x क्या है, वेरिएबल है, और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस x के दो सॉल्यूशन आएंगे, x1 और x2। और जो मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है उसका जो कांस्टेंट है a, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए। तो अगर फिजिक्स के क्वेश्चन में इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती है जिसमें हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम किस तरीके से इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इस x की 2 वैल्यू आएंगी, x1 और x2। वो जो x1 और x2 है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य से, और वो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे a मैं आपको बता ही चुका हूँ एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है, और b क्या है, x का कॉफिशिएंट है, और c क्या है, ये x0 का कॉफिशिएंट है। क्लियर, तो एक बार आप क्या रखेंगे यहाँ प्लस, तो x1 वैल्यू आ जाएगी, एक बार आप क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x2। तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक बार b प्लस करके और एक बार b माइनस करके। क्लियर, एक और खास बात ध्यान देनी है, अगर 20 ये जो रूट की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जीरो वैल्यू को प्लस करोगे तब भी माइनस बी अपॉन 2 आएगा, और जीरो वैल्यू को अगर माइनस करोगे तब भी माइनस बी अपॉन 2 आएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, जीरो, तो उस केस में x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर, तो अगर हम बात करें इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल, मतलब वी स्क्वायर इक्वल हो जाए 4ac के, तो उस केस में टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो, तो उस केस में केवल, और x1 x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्लियर, दूसरा, अगर क्या हो जाए बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी रह जाए माइनस 4ac से, तो अगर बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी रह जाए 4ac से, तो ये टर्म्स कैसे आ जाएगी, नेगेटिव, और रूट नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में रूट आए तो वो सोल्व नहीं होता,
उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो उस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये रूट की वैल्यू प्लस में आई तो इसके दो सॉल्यूशन वैलिड होंगे, और रूट की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो इसका कोई भी सॉल्यूशन, तो फिर इसका एक सॉल्यूशन होगा। और अगर क्या हो जाए, रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो उस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस आई तो इसके दो रूट होंगे x1 और x2, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो इसका केवल एक ही रूट होगा माइनस b/2a, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए, अब ये जो सॉल्यूशन आएंगे x1 और x2, इनमें भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है। चलिए, तो देखो मैंने आपको बताया है क्या होगा कि अगर बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो जाए 4ac से तो उस केस में क्या आएंगे, दो रूट आएंगे x1 और x2, और दोनों ही रूट कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, तब उस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे x1 और x2। अगर बी स्क्वायर इक्वल हो जाए 4ac के तो उस केस में केवल एक ही रूट होगा, मतलब x1 और x2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और किसके इक्वल होगी, माइनस b/2a के। और अगर बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी रह गई किससे, 4ac से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी रूट आएगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। जो दो सॉल्यूशन आते हैं x1 और x2, इनमें एक रिलेशन आप इसको चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि ये हमारे आंसर सही हैं कि गलत हैं। तो ध्यान दीजिए, इनमें भी एक रिलेशन होता है कि जो दो सॉल्यूशन आएंगे x1 और x2, इनका जो सम है वो इक्वल होना चाहिए माइनस b/a के, और इनका जो प्रोडक्ट है x1 और x2, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा c/a के। a और c और b क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट है। a क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और b क्या है, x का कॉफिशिएंट है, और c क्या है, x की पावर 0 का कॉफिशिएंट है। क्लियर? एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजिकल टू 0। ये कोई इक्वेशन हमारे सामने आ गई फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो अब हमें इसमें x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ध्यान दीजिए कि जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, या कह सकते हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ठीक, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, ए, तो ए किसके इक्वल हो गया, 1 के, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। क्लियर? देखिए दूसरा, अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो v x के साथ कंपेयर करें तो v कितना होगा, -8, तो v कितना हो गया -8, और c कितना होगा, प्लस का 12। चलिए, अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे x1 और x2। x1 क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, रखिए वैल्यू। v कितना है हमारे पास, -8, तो -8 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक, प्लस v कितना है, माइनस का 8, तो b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64, माइनस 4, a कितना है 1, और c कितना है 12, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है हमारे पास 1। इसको वैल्यू को सोल्व किया तो यहाँ से कितना आ गया 8, ये कितना होगा √16, माइनस कितना हो जाएगा अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, यहाँ से देखिए 48, और 64 माइनस 48 कितना बचेगा, √16, और √16 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया 8 + 4/2। तो आंसर सोल्व कितने आ गया, x। तो एक वैल्यू तो आ गई x1 की, एक सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास कितना, 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस था b प्लस, अब क्या कर देंगे b माइनस, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 8 - 4/2, कितना आ जाएगा 2। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, एक 6 और एक 2। क्लियर? तो यही इसके क्या हुए, आंसर हुए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, मगर फैक्टराइज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी इक्वेशन इस टाइप की बन जाती है कि उसमें फैक्टर नहीं हो पाते, और फैक्टर नहीं हो पाते तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। मुझे इसलिए सबसे अच्छा मेथड यही लगता है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इसी को अप्लाई करें, और ये क्योंकि ये हर इक्वेशन को सोल्व कर देता है। ठीक है, फैक्टराइज में कभी कभी दिक्कत पड़ जाती है। अगर हम इसे चेक करना है, इस इक्वेशन को रीचेक करना है कि हमारे जो आंसर आए हैं वो ठीक हैं कि गलत हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन आते हैं उन सॉल्यूशन का अगर हम बात करें, उन सॉल्यूशन का जो सम है x1 और x2 का जो सम है वो इक्वल होता है -v/a के। तो x1 कितना आया 6, x2 कितना आया 2।
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है -8 और ए कितना है 1। तो देखिए इधर से भी कितना आ जाएगा प्लस का 8 और यहाँ से भी कितना आ गया 8। तो लेफ्ट और राइट अगर दोनों क्या हो गए सेम हो गए तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट और चेक कर लो। एक और इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि दोनों सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ठीक, तो x1 कितना है 6, x2 कितना है 2 और c कितना है 12 और a कितना है 1। तो देखिए इधर से भी कितना आ गया 12 और इधर से भी कितना आ गया 12। तो इसका मतलब ये भी क्या है करेक्ट है। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो समझो हमारे पास एग्जाम्पल है 2t² - 8t + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई इक्वेशन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में ये बन गई है। अब हमें इसमें टाइम की इक्वेशन वैल्यू निकालनी है कि किस टाइम पे ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस जहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया 2 - 8 और 6 क्या हो गया कांस्टेंट और t क्या हो गया इसमें वेरिएबल। t की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2 है। तो इस यहाँ पे टाइम के दो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब दो टाइम आएंगे जिस टाइम पे इक्वेशन क्या होगी 0 होगी। चेक करिए। तो देखिए पहला सॉल्यूशन निकाल लें, x कह लो या t कह लो, यहाँ पे टाइम होगा ये। तो जो x सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए b कितना है -8, तो -8 और एक फॉर्मूले में होता है -b, तो -b इंटू -8 कितना हो गया 8 +√b² मतलब -8 का स्क्वायर करेंगे 64 -4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 2। यहाँ से सोल्व करें तो 8 प्लस माइनस ये देखिए कितना आएगा 16 माइनस ये 64 माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें 48। 64 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। तो √16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये प्लस माइनस दो सॉल्यूशन आएंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। तो एक बार जब आप प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा 12/4 कितना आ जाएगा 3 और एक बार जब इसको माइनस करोगे तो 8 - 4 कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 4 तो सॉल्यूशन कितना आएगा 1। तो इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे 3 और 1। आप रीचेक करना चाहते हो तो रीचेक कर सकते हो। दोनों सॉल्यूशन का जो सम है यानी कि x1 + x2 या t1 + t2 वो कितना होगा -b अपॉन a। तो b कितना है -8 और a कितना है 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है ये 4 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 4। तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये करेक्ट है। दूसरा एक और सॉल्यूशन है रीचेक करने के लिए x1 × x2 या t1 × t2 इज इक्वल टू होगा c अपॉन a। तो t1 तो है 3 और t2 कितना है 1 और c कितना है 6 और a कितना है 2। तो यहाँ से भी कितना आ गया 3 और इधर से भी कितना आ रहा है 3। तो लेफ्ट राइट इक्वल हो गए तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है करेक्ट है। देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और अगर हम देखें इसमें तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लें 2t² - 8t + 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो वेरिएबल्स है टाइम उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। ठीक, इसके अब अगर हमें सोल्व करना है इसके सॉल्यूशन निकालने मतलब टाइम की वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो अगर हम बात करें t² का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो गया 2। तो a तो कितना हो गया 2, b कितना हो जाएगा -8 और c कितना हो जाएगा 10। ठीक, चलिए तो इसके भी दो सॉल्यूशन आएंगे। तो t इज इक्वल टू क्या होगा -b + -b√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b तो कितना है -8 तो क्या हो जाएगा -b कितना हो जाएगा -8b था और माइनस एक और b लगेगा तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस माइनस b² कितना था -8 था तो b² करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 10। तो अगर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। सोल्व करें यहाँ से तो 8 प्लस माइनस ये आएगा 64 माइनस कितना है 80। तो 64 माइनस 80 कितना आ गया -16। अगर -16 की बात करें तो रूट माइनस में आ गया है और रूट माइनस में आ जाएगा तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस का रूट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, रूट केवल क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू का कैलकुलेट किया जाता है, नेगेटिव वैल्यू का रूट कैलकुलेट नहीं होगा या कह सकते हैं रूट नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इस केस में क्या हो गया है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो b² है वो छोटा हो गया है किससे 4ac से।
जिससे इसमें क्या आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। इमेजनरी रूट्स का मतलब है कि कह सकते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो रूट किस में आएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव को सोल्व नहीं किया सकता, या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब तो जो इमेजनरी रूट्स का मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है, जो इक्वेशन है वो रॉन्ग है। ठीक, चलिए फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, फिजिक्स में इसका क्या मतलब होगा, हम कैसे इसको डिफाइन करें, कैसे बताएं कि कहाँ किस इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं होगा, नहीं कि वो इमेजनरी रूट होगा, मतलब नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर फिजिक्स के थ्रू आप समझना चाहते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, तो फिजिक्स में इसका, इस बात का क्या मीनिंग है, इसका कोई भी रूट नहीं है, या कह सकते हैं इसका इमेजनरी रूट्स है। तो देखिए समझिए, जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक बॉल है, इस बॉल को हमने थ्रो कर दिया और वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, और ये क्या है, बॉल 20 मैक्सिमम कितना 20 मीटर के हाइट तक उठती है और उसके बाद वापस रिटर्न आ जाती है। ठीक, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वो कितनी है, 20 मीटर। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाइट कितनी, 15 मीटर पे, जब ये बॉल क्या है 15 मीटर की हाइट पे होगी ग्राउंड से, तो उस समय इसका टाइम क्या होगा। तो देखिए, जब ये ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे होगी तो ये इसके दो टाइम आएंगे, क्योंकि एक तो जब ये जा रही होगी ऊपर, जब ये ऊपर उठ रही होगी तो ये कहीं ना कहीं 15 मीटर की हाइट पे होगी, और जब ये 15 मीटर की हाइट पे होगी डायरेक्शन इसकी क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड। और जब ये वापस लौट के आएगी तो फिर दोबारा से इसी हाइट पर आएगी, इस समय कहाँ जा रही होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके दो टाइम आएंगे। तो अगर बॉल की बात करें कि बॉल 15 मीटर की हाइट पे किस समय होगी, तो उसके दो टाइम आएंगे, एक जाने का समय और एक जब वापस लौटते हुए आएगी तब उस टाइम का टाइम। ठीक है, तो ये 15 मीटर की हाइट पे दो बार देखी जाएगी, एक बार जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया, तो टाइम, तो इस टाइम के दो, तो 15 मीटर की हाइट पे बॉल दो समय होगी, यानी कि इसके दो टाइम आएंगे। मान लीजिए एक टाइम हमने मान लिया जब बॉल ऊपर जा रही थी, तो उस समय जब वो 15 मीटर की हाइट पे पहुंच गई तो उसे टाइम बॉटम से इस 15 मीटर की हाइट पे जाने में कितना टाइम लग गया, 1 सेकेंड। और फिर क्या हो गया, 1 सेकेंड टॉप तक जाने में और 1 सेकेंड फिर वापस यहाँ तक आने में। तो 1 सेकेंड यहाँ तक, फिर 1 सेकेंड यहाँ तक, और फिर 1 सेकेंड वापस ये। तो अगर जब ये इस पोजीशन पे थी तो यहाँ से ग्राउंड तक जाने में 1 सेकेंड लगा, और जब वापस यहाँ तक आई तो 1 सेकेंड इसमें, 1 सेकेंड यहाँ, और 1 सेकेंड इस इंटरवल में। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड। तो इसलिए टाइम के दो सॉल्यूशन आ गए कि जो बॉल है 15 मीटर की हाइट पे, एक तो 1 सेकेंड बाद होगी और एक 3 सेकेंड बाद होगी थ्रो करने के। ठीक, एज्यूम कर लिया मान लीजिए हमने कि एक 1 सेकेंड बाद और एक 3 सेकेंड बाद क्या होगी, थ्रो करने के 1 सेकेंड बाद और 3 सेकेंड बाद इसकी हाइट क्या होगी, 15 मीटर होगी, किससे, ग्राउंड से। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले जाता है कि बताइए कि बॉल 25 मीटर की हाइट पे किस वक्त होगी। ठीक है, तो देखिए ये मैक्स जो बॉल है ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड कर रही है, 20 मीटर, और आपसे पूछ रहा है कि जब वो 25 मीटर की हाइट पर होगी उस समय उसका टाइम क्या होगा। तो पहली बात तो ये ग्राउंड से केवल 20 मीटर की हाइट तक जा रही है, तो 25 तक तो ये जाएगी ही नहीं, और जब ये 25 मीटर की हाइट तक जाएगी नहीं तो ऐसा कोई टाइम होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो जब हाइट, बॉल की मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक है तो फिर 25 मीटर वो कभी जा ही नहीं सकती, यानी कि उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 25 मीटर कभी होगी ही नहीं, तो ऐसा कोई टाइम नहीं होगा। इस टाइम को फिर आप नहीं बता सकते, या कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं उसको कि आपने गलत क्वेश्चन पूछा है हमसे, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है 20 मीटर है, वो 25 मीटर हाइट पे ग्राउंड से कभी जा ही नहीं रही है, तो फिर उसका टाइम कैसे बताएं। समझ गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉट कैलकुलेट, इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 20 मीटर की हाइट पे जा ही नहीं रही है। क्लियर, मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। अगर हाइट हम 25 मीटर की हाइट लेके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो उस इक्वेशन का जो रूट है जब सॉल्यूशन करोगे तो वो रूट नेगेटिव में आएगा, मतलब नॉट पॉसिबल, या कह सकते हैं इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, या कह सकते हैं इस इक्वेशन में। तो समझ में आ गई बात। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ये हो जाएगी जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो उसके उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, यानी कि वो इमेजनरी एक हाइट है, जो हाइट रियल में नहीं होगी बॉल की, तो इसलिए क्या आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे या इमेजनरी सॉल्यूशन होंगे, या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन, या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल आंसर।
तो ध्यान देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, नेगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, प्लस, तो सॉल्यूशन होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आ गया तब भी सॉल्यूशन होगा, मगर उस केस में फिर एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे वो क्वेश्चन पूछ लेता किस टाइप का, समझ लीजिए, सिंगल रूट्स कब आएगा या सिंगल सॉल्यूशन कब आएगा। अगर वो पूछ लेता कि अगर बॉल 20 मीटर की हाइट पे किस वक्त होगी, तो 20 मीटर की हाइट पे तो केवल एक ही टाइम आएगा। तो इस 20 मीटर की हाइट पे अगर बॉल होगी तो वो सिर्फ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने का 2 सेकेंड होगा, तो उसमें एक ही टाइम आएगा, t1 भी 2 सेकेंड और t2 भी कितना, 2 सेकेंड। तो उस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम एक पैराबोला कर्व की। कर्व को पैराबोला, ठीक है। तो देखिए जी, हमारे पास क्या है, एक पैराबोला कर्व। कोई पैराबोला कर्व की बात करें, पैराबोला भी हम नहीं पढ़ने जा रहे, ये भी मैथ का एक बड़ा टॉपिक है, मगर हम तो जस्ट सिर्फ इतना पैराबोला पढ़ेंगे जो हमारी फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा। चलिए, तो पैराबोला कर्व, कोई पैराबोला जो कर्व है या पैराबोला की जो इक्वेशन है, कह सकते हैं किसी भी कर्व को हम पैराबोला कब के बोलते हैं, जब उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि x और y के बीच में एक रिलेशन, या कह सकते हैं ऐसे कहिए कि जैसे जैसे आप x बदलोगे वैसे वैसे y क्या होगी, चेंज होगी। तो वैसे ऐसे एक रिलेशन को जिसमें x और y एक दूसरे पे क्या करते हो, रिलेट होते हो, या कह सकते हैं जिसमें x के चेंज करने से y क्या होता हो, चेंज, उसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन। चलिए, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x की पावर x स्क्वायर के, मतलब अगर y की पावर 1 है तो x की पावर कितनी होगी, 2, या x की पावर 1 हो जाए तो y की पावर क्या हो जाएगी, 2। इसे क्या बोलेंगे, पैराबोला इक्वेशन। देखिए, हमारे पास कोई पैराबोला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? हमारे पास कोई एक इक्वेशन है पैराबोला की जो कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट था a वो कितना हो गया, 1। चलिए, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन बताती है अगर x क्या है, 0, अगर x 0 है तो x 0 का स्क्वायर करूंगा तो y भी क्या आ जाएगा, 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो एक y कितना आ जाएगा, 1। अगर x माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर भी करूंगा तब भी y कितना आ जाएगा, 1। तो अगर x 0 है तो y 0, x 1 है तो भी y 1, x माइनस 1 है तब भी y क्या होगा, 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 1। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 4, तो y कितना हो जाएगा, 4। अगर x में क्या ले लूँ, -2 ले लूँ, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो अगर x 2 है तब भी y +4 है, x -2 है तब भी y क्या है, +4 है। अगर आप x को क्या लें, 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9, तो y कितना आएगा, 9। अगर x आप क्या लो, -3 लो, तो -3 का स्क्वायर भी करोगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 9। चलिए, तो अगर x 3 है तो y 9 है, और x -3 है तब भी y क्या है, प्लस का 9 है। अब आप क्या करें, इसका एक ग्राफ बनाएं। समझो, देखो, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है इसको आप चेक देखिए। जब ये मैंने क्या कर लिया, एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, मतलब एक x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, इधर ये ओरिजिन पॉइंट है, इसके इधर +x है, इसके इधर -x है, ऊपर +y है और नीचे क्या है, -y है। ठीक, चलिए, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो समझो, देखिए, जब x क्या था, 0, तो y क्या था, 0। जब x 0 तो y भी 0। जब x 1 हो गया तो y कितना हो गया, 1। देखो, मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए, 0, ये y2, ये y4, ये y6, ये 8, ये 10, ऐसे मैंने ले लिया x +1, ये +2, +3। ठीक, जब x की वैल्यू 1 थी तो y भी कितना था, 1। जब x 0 था तो y भी क्या था, 0। जब x 2 है तो y कितना था, 4। जब x 3 है तो y कितना था, 9। ठीक, ऐसे यहाँ जब x -1 था तब भी y क्या था, 1। जब x -2 था तब भी y क्या था, +4। जब x -3 था तब भी y क्या था, +9। तो ये पॉइंट आ गए। इन पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया, मीट कर दिया, और मीट करके ये क्या हो गया, एक कर्व आ गया। इसी कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला कर्व। और इस कर्व की जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, या इस पैराबोला कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी इक्वेशन का तो ग्राफ खींचा मैंने ये। चलिए, अब क्या करा जाए,
देखिए इस ग्राफ को मैं क्या कर देता हूँ, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वन वन पॉइंट क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। इस पूरे ग्राफ को वन पॉइंट क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरा का पूरा पैराबोला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट वन पॉइंट क्या हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जीरो से किस पे आ जाएगा, वन पे। ये वन से किस पे चला जाएगा, टू पे। ये टू से किस पे चला जाएगा, थ्री पे। और ये थ्री से किस पे चला जाएगा, फोर पे। तो हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, वन पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा किधर, लेफ्ट साइड। ऐसे ही है, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे थ्री, माइनस थ्री से किस पे आ जाएगा, माइनस टू पे। ये माइनस टू से किस पे चला जाएगा, माइनस वन पे। और ये माइनस वन से किस पे चला जाएगा, जीरो पे। क्लियर। तो पूरा पैराबोला क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब इस पैराबोला को शिफ्ट करके ये ब्लू वाला ग्राफ पैराबोला आ गया है, नया पैराबोला। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो ध्यान दीजिए। अगर हमने क्या करा है, पैराबोला को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वन पॉइंट क्या कर दिया है, शिफ्ट। तो अब जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस वन से। आपने कितना पॉइंट शिफ्ट करा, वन। किधर शिफ्ट करा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस एक्स एक्सिस में करते हैं तो क्या कर देते, प्लस। तो अब जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा x माइनस वन में। तो पहली इक्वेशन तो क्या थी, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। मगर अब x क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा x माइनस वन। तो अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम बात करें तो हमने क्या कर दिया, इस पैराबोला को एक x पॉइंट शिफ्ट कर दिया है, x इजिकल टू वन शिफ्ट कर दिया किधर, पॉजिटिव x एक्सिस में। तो जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, अब जो x है वो x माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा। तो कितना पॉइंट शिफ्ट करा था, वन। किस में, एक्स में। एक्स में वन शिफ्ट करा था और किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। वन शिफ्ट करा तो वन, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करा है तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस वन से। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी पहले, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, एक्स माइनस वन। तो वाई इजिकल टू होगा एक्स माइनस वन, और एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये सेकंड जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन आ गई कितनी, y इजिकल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर। सिर्फ क्या करा है, x की जगह क्या रख दिया, x माइनस वन। स्क्वायर था तो वैसा का वैसा स्क्वायर रखा है। अब इससे नई वैल्यू निकल के आएंगी। देखिए अगर आप इसमें x क्या ले लो, जीरो, तो ये क्या बचेगा, माइनस वन का स्क्वायर। और माइनस वन का स्क्वायर यानी कि y कितना आ जाएगा, वन। अगर x की वैल्यू आप क्या ले लो, वन, तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो। तो y क्या आ जाएगा उसमें, जीरो। अगर x ले लो आप माइनस वन, तो माइनस वन कितना होगा, माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो y कितना आ जाएगा, फोर। अगर आप x कितना ले लें, टू, तो टू माइनस वन कितना आएगा, वन, वन का स्क्वायर, फिर y कितना आ जाएगा, वन। तो देखिए जब x क्या होगा, जीरो। जब x वन होगा तो y क्या हो जाएगा, x अगर वन होगा तो y क्या हो जाएगा, जीरो। देखो x वन पे y क्या हो गया, जीरो। जब x टू होगा तो y क्या हो जाएगा, देखिए x टू होगा, x क्या हो जाए, टू, तो y कितना हो जाएगा, ये y कितना आ जाएगा, फोर। देखो x जब टू होगा तो y कितना आ जाएगा, वन। देखो x टू पे y कितना आ गया, वन। तो इस टाइप का ये दूसरा एक पैराबोला बन जाएगा। तो पैराबोला को शिफ्ट करके इक्वेशन क्या हो जाती है, चेंज। कैसे चेंज होगी वो मैंने आपको बताया। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो ब्लू वाला पैराबोला आ गया, इसको अब मैं फिर शिफ्ट कर देता हूं एक पॉइंट किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो मैंने इसको सिंगल पॉइंट शिफ्ट कर दिया किधर, वाई एक्सिस में। कौन सी वाई एक्सिस, माइनस वाई, यानी कि डाउनवर्ड। तो अब इस पैराबोला, एक ये नया पैराबोला आएगा, इसको अपने क्या कर दिया, वन पॉइंट शिफ्ट कर दिया नीचे, यानी कि माइनस वाई एक्सिस में। तो अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हर पॉइंट एक एक पॉइंट नीचे पहुंच जाएगा, डाउन। ठीक। तो अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी, हमने क्या करा, इसको वन पॉइंट शिफ्ट करा किधर, वाई में। और कौन सी वाई में, माइनस वाई में। तो यहाँ पे देखिए अब जो थर्ड पैराबोला आएगा उसकी जो इक्वेशन आएगी, उसमें जो y है वो y किस में चेंज होगा, y प्लस वन में। क्यों, हमने कितना पॉइंट शिफ्ट किया है, वन। और किधर शिफ्ट किया है, वन पॉइंट शिफ्ट किया है तो वन आ गया। और किधर शिफ्ट किया है, माइनस वाई एक्सिस में, तो क्या आ जाएगा, प्लस। अगर प्लस एक्सिस में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्सिस में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब इस सेकंड पैराबोला की इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, क्योंकि सेकंड पैराबोला के तो शिफ्ट किया है मैंने, तो सेकंड पैराबोला की इक्वेशन में y किससे रिप्लेस हो जाएगा, y प्लस वन से। तो y की जगह क्या रख देंगे, y प्लस वन। तो देखिए, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, सेकंड पैराबोला की इक्वेशन में y की जगह हम यूज कर लेंगे y प्लस वन।
तो y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो पहले से ही हो ही चुका था, उसका स्क्वायर, बस इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से x माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ये तो आता ही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वन से वन कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस जीरो, और ये फिर क्या बन गई, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या कह सकते हैं एक पैराबोला इक्वेशन। तो ये थर्ड पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो आप समझ गए हैं, अगर हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस में चेंज करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और वाई एक्सिस में शिफ्ट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चेंज कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, और अगर हम क्या कर रहे हैं नेगेटिव एक्सिस में चेंज कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। तो अगर प्लस एक्सिस में गए तो माइनस हो जाएगा, और माइनस एक्सिस में गए तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। कितना माइनस प्लस होगा, जितने पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे। क्लियर? देखिए अब एक बात और देखिए, तो जो नया थर्ड पैराबोला आया, इस थर्ड पैराबोला की इक्वेशन ये आ गई। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, इसमें x की वैल्यू निकल कर आएंगी, एक 1, एक 0 और एक 2। कैसे? तो एक इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। अगर हम y इक्वल टू क्या करते हैं, 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसके x के दो वैल्यू आएंगी, x1 और x2, एक आएगी 2 और एक आएगी 0। x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 2, दो सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब क्या है, x इजिकल टू 0 का मतलब है कि ये पैराबोला x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक तो x इजिकल टू 0 पे, और एक ये पैराबोला कहाँ कट करेगा, x इजिकल टू 2 पे, क्योंकि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक x इजिकल टू 0 और एक x इजिकल टू 2। तो इसका मतलब है कि ये पैराबोला x और एक्सिस को दो पॉइंटों पे कट करेगा, एक 0 पॉइंट पे x इजिकल टू 0 पे और एक x इजिकल टू 2 पे। क्लियर? चलिए तो देखिए, जो थर्ड पैराबोला आ गया था उसकी इक्वेशन आ गई थी y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस जीरो। यहाँ पे अगर हम क्या करें, y इजिकल टू 0 कर दें, मतलब पैराबोला को जो y है y इजिकल टू 0 कर दें, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस जीरो इजिकल टू क्या हो गया, 0। तो एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो कोई भी पैराबोला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसे क्या कर दें, y इजिकल टू 0 कर दें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट, तो जो पैराबोला है वो अगर y इजिकल टू 0 कर दिया तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके दो सॉल्यूशन होंगे, x1 और x2। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी होगी, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और v कितना हो जाएगा, -2, और c कितना हो जाएगा, 0। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x1 और x2। कैसे, -b कितना है, -2, और -b रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस रूट बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, -4, a कितना है 1 और c क्या है 0। जब c 0 है तो पूरा 4ac क्या हो जाएगा, 0, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है 1, तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ से 2 प्लस ये रूट 4 कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 बाई 2 कितना आ गया 0, और एक बार यहाँ पे क्या रख देंगे माइनस, तो आपके क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 बाई 2, तो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को दो पॉइंटों पे कट करेगा, एक x इक्वल टू 2 पे और एक x इक्वल टू 0 पे। यह कह सकते हैं जो y है ये 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 0 हो और जब x इक्वल टू 2 हो। क्लियर? चलिए एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं और थोड़ा सा समझ में आएगा बात। देखिए हमारे पास कोई एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो कह रहा है कि इस पैराबोला को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्टिंग करने से उसकी जो नई इक्वेशन आएगी वो कैसी होगी। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करनी कब, जब इस पैराबोला को हमने क्या करा, पहले तो शिफ्ट कर दिया, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको 3 पॉइंट शिफ्ट कर दिया किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो नई पैराबोला जो होगी उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले क्या करा है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इससे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा x माइनस 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट शिफ्ट किया है, माइनस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट किया है।
अब हमने क्या करा, 3 पॉइंट शिफ्ट करे हैं y में, तो y कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे y प्लस 3 क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट शिफ्ट किया है, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या करा है, इसको शिफ्ट किया है। क्लियर, तो बस ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जो पुरानी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में x को तो रिप्लेस कर देंगे x-2 से और y को रिप्लेस कर देंगे y+3 से। तो y की जगह तो हम रख देंगे y+3 और x की जगह हम रख देंगे x-2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, कोई a माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 और माइनस हो जाएगा 4ab। यहाँ से सोल्व करें तो y 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, तो कितना बचेगा ये +1, तो y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो एक नया पैराबोला आ गया है। क्लियर, तो यही इसकी इक्वेशन होगी। अगर आप इसके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू क्या कर दो, 0। जैसे ही y इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। देखिए कैसे, तो y इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर दिया आपने, 0। अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो x इक्वल टू होगा -4 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b तो यहाँ पे कितना है, b कितना है -4, तो कितना हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 माइनस 4 ए बी कितना है 1 और सी भी कितना है 1, तो कितना आ गया ये माइनस का 4। 16 माइनस 4 कितना आएगा, √12, और √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि ठीक है 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 का रूट आ जाएगा 2 और अंदर कितना बच जाएगा रूट में 3। तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब x कितना आ गया 4 प्लस माइनस 2√3/2। एक बार आप प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस। जब आप प्लस लेंगे तो 2 से ये कट होगा, कितना बचेगा 2, इस 2 से 2 डिवाइड होगा, कितना बचेगा +3। तो एक रूट आ गया 2 प्लस √3 और एक रूट आ जाएगा कितना 2 माइनस √3। अगर √3 की वैल्यू आप रखना चाहें तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 2 प्लस 1.73 कितना आ जाएगा 3.73, और यहाँ 2 में से माइनस करेंगे √3, मतलब 2 माइनस 1.73, तो कितना आएगा 0.23। तो इसके 2 रूट, तो ये जो पैराबोला है इसके 2 सॉल्यूशन आ गए, एक 3.73 और एक 0.27। मतलब ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे कट करेगा, एक x इजिकल टू 0.27 पे और एक x इजिकल टू 3.73 पे। देखिए यहां समझिए आप बात को। पहले हमारे पास y इजिकल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला था। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर मतलब x जब 0 था तो y क्या था 0, मतलब ये पॉइंट ओरिजिन पे मीट कर रहा था। अब हमने क्या करा, इस ब्लैक वाले पैराबोला को हमने क्या कर दिया, 2 पॉइंट x कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर दिया, 2 पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। तो ये पैराबोला कहाँ जाएगा, यहाँ। ये जो ओरिजिन पॉइंट था, मिड पॉइंट था, वो कहाँ जाएगा, 0 से 2 पे आ जाएगा। अब फिर हमने क्या करा, इसको y कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर दिया, कितना 3 पॉइंट y एक्सिस में, माइनस y एक्सिस में 3 पॉइंट शिफ्ट कर दिया। तो इस पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, इस 3 पे, यहाँ से हट के कहाँ जाएगा ये 3 पे, कितना -3। तो ये एक नया पैराबोला आएगा। अब ये जो पैराबोला होगा ये दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। एक पॉइंट तो कितना होगा 2 माइनस √3 या कह सकते हैं 0.27, और एक दूसरा जहां जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वो पॉइंट होगा 2 प्लस √3 या कह सकते हैं 3.73। क्लियर। लास्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये कह रहा है इस टाइप से एडवांस में जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप से इस पे प्रॉब्लम और बन सकती है तो समझो। ये कह रहा है वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम में एक कर्व है हमारे पास। ये उसने कहा वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और ये दे रखा है कि जब t इजिकल टू 3 है तो उस समय ये इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, -2 है। जब टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, -2। तो कह रहा है इस कर्व की, इस पैराबोला की इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो समझो, देखिए
मान लीजिए इनिशियल पैराबोला क्या था, ये इस समय इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0 ओरिजिन, यानी कि जो इसका जो मिड पॉइंट था वो किस पे था, ओरिजिन पे था। मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करा, इसको 3 पॉइंट दिखे, 3 पॉइंट तो इधर ले गए और 2 पॉइंट नीचे ले गए। मतलब पहले 3 तो इधर किया एक्स एक्सिस में और 2 कहाँ किया, माइनस वाई एक्सिस में। मगर यहाँ पे x और y नहीं दे रखी, क्या दे रखी, v और t। तो y की जगह तो हम क्या ले लेंगे, v, और x की जगह हम क्या ले लेंगे, t। तो ये क्या हो गया, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे, v इजिकल टू टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे हमने क्या लिख रखा है, वेलोसिटी, और x कोऑर्डिनेट पे उसने क्या लिख रखा है, टाइम। तो ये नॉर्मल इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, v इजिकल टू टी स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया है, देखिए इस टाइम को तो क्या कर दिया, कितना पॉइंट शिफ्ट कर दिया इधर, t इजिकल टू 3 पे। मतलब टाइम के एक्सिस के लोग हमने पैराबोला को कितना शिफ्ट कर दिया, 3। तो हमने 3 शिफ्ट किया है, तो टाइम रिप्लेस हो जाएगा कितना, t माइनस 3। 3 क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट शिफ्ट किया है, देखो ये। और माइनस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव t की तरफ हमने क्या करा है, शिफ्ट। पॉजिटिव एक्सिस में शिफ्ट किया है तो माइनस हो जाएगा। वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, वेलोसिटी में जो पॉइंट होगा वो कितना आएगा, 2। प्लस का क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव v में। ऊपर पॉजिटिव v है और नीचे नेगेटिव v है, और नेगेटिव में गए तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो बस t की जगह रिप्लेस कर देंगे t माइनस 3 और v की जगह रिप्लेस कर देंगे v प्लस 2। तो देखिए v की जगह आ जाएगा v प्लस 2 और t की जगह आ जाएगा t माइनस 3। स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग करेंगे। बस इसको सोल्व करिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और माइनस होगा 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि माइनस 60। सोल्व करेंगे इसको तो 2 यहाँ जाके इधर माइनस होगा, कितना बचेगा, प्लस का 7। तो इक्वेशन आएगी v इजिकल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 7। क्लियर। तो इस तरीके से वो आपको कोई इक्वेशन दे सकता है तो उसका सॉल्यूशन पूछ सकता है, और कोई ग्राफ दे सकता है उसकी इक्वेशन आपको पूछ सकता है। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दिया, एक मैंने पैराबोला का ग्राफ बता दिया, पैराबोला की शिफ्टिंग मैंने आपको बता दी। किसी भी पैराबोला की इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा, और कोई ग्राफ अगर हमें दे रखा है तो उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली सेकंड लेक्चर में।